नसीब में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद अर्थात प्रेरणादायक भी है, जो आपको ये बहुत बड़ी सीख और जानकारी देकर के जाएगी, जिसमें कौवा ने बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातें दर्शाई हैं। आइए मित्रों, जानते हैं वो कौवा की ज्ञानवर्धक बातें इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है, आप इसी तरीका से हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे अनुरोध है और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला भी बटन अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक आम का वृक्ष था। उस पर आम के फल भी लगे हुए थे। एक आम का फल वृक्ष से थोड़ा नीचे की तरफ को लटक रहा था। वहीं पर अकस्मात एक लोमड़ी आ जाती है और आम के पके हुए फल को देख करके उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह आम का फल खाने की इच्छा से उस आम को तोड़ने की कोशिश करने लगी। ऊपर को कूदती है, उछलती है, लेकिन आम के फल तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी आम के फल तक नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों, उसी आम के वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। कौवा ये लोमड़ी की हरकत को देख रहा था। अंत में कौवा कहने लगा, अरे लोमड़ी बहन, ये फल तुम्हारे नसीब में नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज, कोई वस्तु नसीब में नहीं होती, तब तक कितनी भी कोशिश करो वो मिलती नहीं है। लोमड़ी कौवा की बात को सुन करके कहने लगी, अरे कौवा, तू कैसी बेफजूल की बातें कर रहा है, नसीब की बात कर रहा है। अरे कर्म करना चाहिए और कर्म करने से फल तो अवश्य ही मिलेगा, और तू कह रहा है कि नसीब में नहीं है, तब तक कोई चीज नहीं मिलती है। कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, वह बात तो आपकी अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों का मत है, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक कोई वस्तु नसीब में होती नहीं है तब तक मिलती नहीं है। लोमड़ी कहने लगी, वो कैसे? तब कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। प्रिय दर्शकों, वे कौवा लोमड़ी को कहानी सुनाने लगा। कौवा कहने लगा, लोमड़ी बहन, एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था। वह पंडित बहुत ही धनवान था। उसके पास धन की कमी नहीं थी। उसके एक लड़की थी। लड़की विवाह के योग्य हो गई, तो उसने विचार किया कि लड़की हमारी विवाह के लायक है, और कुमारी बेटी अगर घर में घूमती है तो माता पिता के लिए पाप लगता है, इसलिए अब हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। दोस्तों, थोड़ी दूर पर एक गांव था, और उस गांव में भी एक ब्राह्मण रहते थे। उनका भी एक लड़का था। लड़का बहुत ही सुंदर था। उनके पास भी धन की कमी नहीं थी। वह पंडित उन ब्राह्मण के घर में गया, लड़का को देखा। लड़का को देख करके वह पंडित बहुत ही प्रसन्न हुआ, शादी पक्की कर दी। और दोस्तों, कुछ समय के बाद में उस पंडित ने अपनी बेटी की शादी उस ब्राह्मण के लड़के के साथ में कर दी। पंडित की बेटी जब अपनी ससुराल चली जाती है, बड़े चैन से उसकी जिंदगी गुजरने लगी। लेकिन इधर क्या होता है, उसी पंडित की बेटी का पति यानी ब्राह्मण का लड़का गलत संगत में पड़ गया, यानी गलत लोगों की संगत मिल गई। और संगत का प्रभाव इतना उसके ऊपर पड़ चुका था कि अब तो वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मदिरा का पान कर रहा था, और मांस भी खाने लगा, यानी वैश्याओं के साथ घूमने लगा, उनके नृत्य कला को देखने लगा और अपने धन को बर्बाद करने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे यूं ही समय आगे के लिए बढ़ा, और उस ब्राह्मण के लड़का ने अपने घर का जितना भी धन दौलत था सब इसी तरीका से आयासी में बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अब तो वो बहुत ही गरीब हो चुका था। अब तो खाने के लिए लाले भी पड़ने लगे। बाद में उसके लिए पश्चाताप होता है, जब उसने देखा कि हमारे घर पे कुछ खाने के लिए भी नहीं रहा है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। एक दिन वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, ये क्या हुआ। अपनी पत्नी से कहने लगा, जो पंडित जी की बेटी थी, कि मैंने गलत किया है, संगत का ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, ऐसा रंग चढ़ गया कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमें माफ करना, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। दोस्तों, अब फिर क्या होता है, जब चिड़िया खेत को चुंग जाएं
फिर होता क्या है दोस्तों, अब तो मैं मेहनत मजदूरी भी करने लगा लेकिन गुजारा फिर भी उसका नहीं हो रहा था। यानी कहते हैं कि गलत काम करने से जो नसीब और भाग्य भी होता है वो भी मुख मोड़ लेता है। दोस्तों क्या हुआ, अब तो उस पंडित की बेटी और उस ब्राह्मण का लड़का बहुत ही परेशान थे, बहुत ही दुखी थे। इधर उसकी पत्नी ने एक दिन कहा अपने पति से, जो ब्राह्मण का लड़का था, चलिए स्वामी अब मैं अपने पिताजी के घर पे चलती हूं, वहां 2-3 दिन रुकूंगी, आते समय हमारे माता पिता कुछ ना कुछ जरूर देंगे, हमारी मदद जरूर करेंगे, ये हमें विश्वास है। दोस्तों अपनी पत्नी की बात को मान करके वह ब्राह्मण का लड़का अपनी पत्नी को लेकर के और उन्हीं पंडित जी के घर पे आ गया। दोस्तों जैसे ही पंडित जी के घर पे आया, पंडितानी ने अपनी बेटी को देखा, अपने दामाद को देखा तो बहुत ही प्रसन्न होती हैं, बड़ा स्वागत सम्मान किया है। लेकिन पंडितानी को मालूम था कि हमारी बेटी बहुत दुखी है। जब बेटी दामाद घर पर आ जाते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। तो दोस्तों दूसरे दिन क्या होता है, पंडितानी ने अपने पंडित जी से कहा, महाराज आपके पास भगवान की इच्छा से किसी बात की कमी नहीं है, धन दौलत के भंडार भरे हुए हैं और आपकी बेटी दुखी है, इसकी कुछ मदद कर दो। ब्राह्मण कहने लगा, पंडितानी तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे दामाद ने गलत काम किए हैं, धन दौलत को बर्बाद किया है, इसलिए इसके गलत काम से, गलत कार्यों से इसका भाग्य, इसका नसीब बिल्कुल मुख मोड़ चुका है, इसलिए मैं इसकी क्या मदद करूं। इसके नसीब में, इसके भाग्य में अभी कुछ नहीं है, इसके भाग्य में और नसीब में तो दुख ही दुख कुछ दिनों के लिए लिखे हुए जो इसे उठाने ही पड़ेंगे। पंडितानी कहने लगी, स्वामी वो बात तो सही है, लेकिन आप तो हर बात से समर्थ हैं, इसलिए इसकी मदद करो। आपकी बेटी है, आपका दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है, आपका फर्ज है बेटी और दामाद की मदद करना। दोस्तों पंडित जी ने फिर समझाया, पंडितानी तुम कैसी ऊट पटांग जैसी बातें कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि इसका नसीब अभी साथ नहीं दे रहा है, इनके लिए कुछ समय तक दुख उठाने के लिए लिखे हैं, जो उन्हें उठाने दो, हम इसकी क्या मदद करें। इस तरीका से पंडितानी को समझाने के बाद में पंडित वो घर से निकल जाते हैं, लेकिन पंडितानी के लिए चैन नहीं पड़ रहा था क्योंकि बेटी थी। दोस्तों इधर क्या होता है, वह पंडितानी की बेटी कुछ मदद मांगने के लिए बार बार कहना चाहती है, कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कह नहीं पा रही है। और उधर पंडितानी का दामाद भी पंडित जी से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कुछ मदद मांग ले। दोस्तों इसी तरीका से 2-4 दिन व्यतीत हो जाते हैं। बेटी ने समझा कि यहां तो अब कुछ मदद मिलने वाली नहीं है, हमारे माता पिता मदद के बारे में कोई बात भी नहीं करते हैं, चलो अब अपने ही घर पे चलते हैं। उस ब्राह्मण के लड़का से सारी बात कही, चलिए स्वामी अब अपने ही घर पे चलते हैं, अगर किस्मत में दुख लिखा है तो दुख ही उठाएंगे। दोस्तों एक दिन सुबह के लिए उस बेटी ने कहा अपनी माता से कि माता अब मैं जाना चाहती हूं। पिताजी को बुलवाया और कहा कि पिताजी मुझे आज्ञा दो, हम अपने घर जाना चाहती हूं। जवाब दिया, ठीक है बेटी जाओ। आपने देखा होगा दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है, माँ के लिए फिर भी चैन नहीं पड़ रहा था। माँ ने कहा, ठीक है बेटी जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कर दे रही हूं, घर पे जाना तो खा लेना, शाम के समय भोजन कहां बनाऊंगा। दोस्तों इधर क्या होता है, उसने भोजन पूड़ियां कचौड़ी सेकी, उसके बाद में अपनी बेटी के लिए कुछ लड्डू बनाए और लड्डू में पंडित जी से छिपा करके सोने की मोहरें रख दी और बेटी के लिए दे दी, कहा जाओ बेटी ये लड्डू घर पे जाकर के खा लेना। दोस्तों पूरी सब्जी और लड्डुओं को लेकर के अपने माता पिता से आज्ञा लेने के बाद में पंडित जी की बेटी अपने पति के साथ में घर के लिए चल देती है। चलते चलते शाम होने वाली थी और इधर उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि किसी सवारी से वो घर जल्दी पहुंच जाते, घर बहुत दूर था, शाम होने वाली थी। तब तक क्या देखा कि एक तांगे वाला आ रहा था। जानते हैं तांगा किसको कहते हैं? तांगा उसको कहते हैं, घोड़ा और बग्गी को आप तो अच्छी तरीका से जानते हैं, जो घोड़ा बग्गी वाली सवारी होती है उसी को कहीं कहीं जगह पर अपनी भाषा में तांगा बोलते हैं। तो दोस्तों उस तांगे वाले के लिए उस बेटी ने और उसके पति ने हाथ दिया और कहा, भाई साहब हमको मेरे घर तक पहुंचा दो क्योंकि शाम हो रही है और घर मेरा दूर है। जवाब दिया उस तांगे वाले ने, कुछ किराए के लिए पैसे हैं आपसे? जवाब दिया, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये लड्डू हैं और ये लड्डू आप ले लेना और इसके बदले में मुझे घर तक पहुंचा दो।
दोस्तों उस तांगे वाले को दया आ जाती है, उन लोगों के लिए घर पे छोड़ता है और लड्डू को लेकर के अपने घर की ओर चलता है। वो भी बहुत गरीब था, उसने सोचा इन लड्डुओं का मैं क्या करूंगा, चलो लड्डुओं को लेकर के हलवाई को बेच देते हैं, उससे पैसे लेकर के चावल खरीद लेंगे, जो चावल हमारे सब परिवार के यानी हमारी बीवी बच्चे खाएंगे। दोस्तों ये सोच करके वह तांगे वाला जो था हलवाई के पास में पहुंचा और उसने लड्डुओं को बेच दिया और पैसे लेकर के चावल खरीदे और चावलों को लेकर के वो अपने घर चला आया। दोस्तों इधर क्या होता है, कुछ समय के बाद में एक गांव दूसरा लगा हुआ था। उस गांव के मुखिया जो थे वो हवन और यज्ञ करवाना चाहते थे, भगवान की कथा कराना चाहते थे। तो पंडित जी को बुलाया। कौन पंडित जी को बुलाया? जो उस बेटी के पिता थे। उनसे पूजा का सामान लिखवाया। पंडित जी ने लड्डू भी लिख दिए। भाई मुखिया सारा सामान लेके आता है, पंडित जी कथा करने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों पंडित जी ने कथा की, हवन यज्ञ किया। उसके बाद में जो लड्डू मंगाए थे और वो लड्डू उसी हलवाई से लाए गए थे जो वह तांगे वाला भेज करके आया था। उस गांव के मुखिया ने उन लड्डुओं के लिए उन पंडित जी को दे दिया और कहा कि पंडित जी ये आपका प्रसाद है। दोस्तों उन लड्डुओं को लेकर के पंडित जी अपने घर आते हैं, पंडितानी को देते हैं और पंडितानी जब लड्डुओं को खाती हैं तो उसमें से सोने की मोहर निकलती है। पंडित जी बैठे हैं और सोने की मोहर को देखा तो पंडितानी ने वो लड्डू पहचान लिए और पहचान करके पंडितानी रोने लगी। तब पंडित जी ने पूछा, पंडितानी क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम क्यों रो रही हो? जवाब दिया, महाराज आप सही कहते थे कि जब तक किसी के नसीब में कोई वस्तु नहीं होती है तब तक वह चाहे कितनी भी कोशिश करे, चाहे लोग उसकी कितनी भी मदद करें, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। पंडित कहने लगे वो कैसे, क्या कारण है इसका? जवाब दिया, महाराज आपसे छिपा करके मैंने लड्डू जो बनाए थे इसमें सोने की मोहरें रख दी थी कि हमारे दामाद बेटी घर पे जाएंगे, जब लड्डू ये खाएंगे सोने की मोहरें निकलेंगी तो इनके लिए कोई ना कोई कुछ सहारा मिलेगा। ये मोहरों को बेच लेंगे तो इनके लिए कुछ ना कुछ दिन की लिए सहूलियत मिलेगी। लेकिन ये लड्डू वो ही हैं जो आप लेकर के आए हैं, ये वो ही लड्डू हैं जो मैंने बनाए थे। आज मैं आपकी बात को सत्य मान गई कि कितनी भी कोशिश करो, जब तक नसीब, जब तक भाग्य नहीं जागता है, जब तक नसीब खुलता नहीं है, भाग्य में प्रकाश प्रज्वलित नहीं होता है, तब तक उसे कुछ मिलता नहीं है। दोस्तों इधर क्या होता है, इस तरीका से पंडितानी की बात को सुनकर के पंडित जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। फिर कुछ समय के बाद में उन्हीं पंडित और पंडितानी की बेटी और दामाद का जब भाग्य जागता है, जब घर में खुशियां आती हैं तो स्वतः ही सारे काम जो रुके थे वो बनने लगते हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में खुशियां आ ही जाती हैं और सारा धन इकट्ठा होने लगता है। तो दोस्तों वे कौआ उस लोमड़ी को समझाता हुआ बोला कि जब तक नसीब में कोई वस्तु नहीं होती है, जब तक भाग्य खुलता नहीं है, तब तक कितनी भी कोशिश करो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए लोमड़ी बहन तुम बार बार कूद रही हो, अपने को परेशान कर रही हो, ये फल तुम्हारे नसीब में नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा कोशिश ना करो। दोस्तों फिर क्या होता है, वो लोमड़ी कौआ की कहानी को सुनकर के और वहां से चली जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि जब तक हमारा नसीब बंद पड़ा है, जब तक हमारा नसीब खुलता नहीं है, जब तक हमारे भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा लिखा है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और जब हमारा भाग्य खुलेगा, नसीब जागेगा, तो हमारे रुके हुए भी काम स्वतः ही बनने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि नसीब कर्म से बनता है। बात सत्य है, अच्छे कर्म करने से भाग्य की रेखाएं बदल जाया करती हैं, लेकिन अच्छा कर्म इंसान जब ही करेगा जब उसका भाग्य जागेगा, और जब नसीब ही साथ नहीं देगा तो वो अच्छे कर्म करेगा ही नहीं। ये भी बात सत्य है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।